नमस्कार मित्रों। आज अपने M5 के गणित के टेस्ट का सॉल्यूशन है वैसे तो, लेकिन ये एक टॉपिक पूरा है। इस टेस्ट में मैंने प्रश्न इस प्रकार दिए कि इसमें जितने बनते हैं सारे के सारे टाइप के प्रश्न इसमें डाल दिए गए हैं टेस्ट में। तो ये एक टेस्ट का सॉल्यूशन कह सकते हैं, ये एक पूरा टॉपिक कह सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड व गुणनखंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अन्य कंपटीशन एग्जाम SSC के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया, सरल से लेके हार्ड तक के। तो इसमें टोटल 25% है, 25% में ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। प्रश्नों से पहले थोड़ा सा एक बार अपन देख लेते हैं कि इस टॉपिक में है क्या। इस टॉपिक में एक तो है अभाज्य गुणनखंड और एक है गुणनखंड। थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं, फिर अपन प्रश्न हल करते हैं, ताकि नए विद्यार्थियों को भी समझ आ जाए कि ये टॉपिक है क्या। अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड, जैसे कोई संख्या 18 दे रखी है, इसके यदि अभाज्य गुणनखंड करें तो ये तरीका रहता है कि 18 में 2 का भाग दिया 9, 9 में 3 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड 3 अभाज्य गुणनखंड हुए, 1 2 3, ये 18 के अभाज्य गुणनखंड। अब यही प्रश्न यदि 18 के गुणनखंड हो, मतलब 18 के गुणनखंड का मतलब है 18 में किन संख्याओं का भाग जाएगा। 18 के अंदर 1 का भाग जाएगा, 18 में 2 का भाग जाएगा, 18 में 3 का भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा और 18 का जाएगा। ये गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। दूसरा इसका एक और नाम हिंदी में इसका अपवर्तक, अपवर्तक या विभाजक। अपवर्तक, विभाजक, गुणनखंड, फैक्टर, ये सारे नाम एक ही है। ये है गुणनखंड, ये है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको समझ आया अंतर, गुणनखंड क्या है और अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब इन प्रश्नों को हल करने के जो तरीके हैं वो अपन सारे प्रश्नों में आगे आएंगे। पहला प्रश्न जिसमें चारों चीजें क्लियर करिए। निम्न में से असुमेलित है। एक संख्या 60 सब में दे रखी है, 60 के अभाज्य गुणनखंड, 60 के कुल गुणनखंड, 60 के अभाज्य गुणनखंडों का योग और 60 के कुल गुणनखंडों का योग। यह चार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। अब इसमें हल करने में तरीका ये रहता है कि 60 एक छोटी संख्या है, आप गुणनखंड लिख के भी करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है कि गुणनखंड काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसका तरीका रहता है कि आप 60 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो। 60 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 3 × 5, 15 चौके 60, ये 60 है। इस 60 को आप इस तरीके से लिखेंगे, 2 की पावर कितनी है 2, 3 की पावर कितनी है 1 और 5 की पावर कितनी है 1। ये 60 का क्रोनोनिकल रूप है, इसको क्रोनोनिकल रूप बोलते हैं। अभाज्य संख्याओं की कुछ पावर के रूप में लिखना है। अभाज्य संख्याएं होनी जरूरी है, 2 3 5 ये अभाज्य संख्या है, ये इसका क्रोनोनिकल रूप है। अब इसके बाद में यदि किसी संख्या का क्रोनोनिकल रूप इस तरीके से हो, ए की पावर एक्स गुणा बी की पावर वाई गुणा सी की पावर जेड, आगे भी हो सकता है, जहां पर ए बी सी अभाज्य संख्या है। ए बी सी ये अभाज्य संख्याएं है, होनी अनिवार्य है, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता, जो इनकी पावर आएगी वो। यदि इस तरीके से हो तो पहला प्रश्न जो बनता है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का यहाँ से सूत्र बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कि जितनी पावर है उन सबको जोड़ लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का सूत्र है। दूसरा है अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग, और अभाज्य गुणनखंडों के योग का सूत्र है ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी जेड। ये अभाज्य गुणनखंडों के योग का सूत्र है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तीसरा इसमें प्रश्न है गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंड कितने होंगे।
गुणनखंडों की संख्या। और गुणनखंडों की संख्या का जो सूत्र है वो है x+1 y+1 और z+1। ये गुणनखंडों की संख्या का सूत्र है। चौथा, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग। और गुणनखंडों के योग का सूत्र है कि आप ए की जितनी पावर है वहां तक लिखेंगे, जीरो से शुरू करके, ए की पावर जीरो, ए की पावर एक, ए की पावर दो, इसी तरीके से आगे ए की पावर एक्स तक लिखना है और सारे प्लस करने। ऐसा ही बी में लिखना है, बी की पावर जीरो, बी की पावर एक, बी की पावर दो, बी की पावर कितने तक लिखना है जो प्रश्न में है वाई तक। ऐसा ही सी में करना है और आगे और डी हो तो ऐसे ही करना है। ये गुणनखंडों के योग का सूत्र है। ये चार सूत्र है। अब अपना जो प्रश्न था उसमें संख्या थी 60। और 60 का क्रोनोनिकल रूप लिखा आपने तो 2 की पावर 2 आया है, 3 की पावर 1 आया है और 5 की पावर 1 आया है। अब पहला प्रश्न था कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, x+1 सॉरी x+y+z। ये गुणन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का सूत्र है x+y+z। जब x का मान 2 है, y का मान 1 है, z का मान 1 है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो पहली जो लाइन थी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 60 के अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है कितनी है, 4 है, सही है। दूसरा है अभाज्य गुणनखंडों का योग। इसका सूत्र है ax+by+c z। मतलब ये गुणा करके लिखना है, ये x, 2 का 2 से गुणा 4, 3 का 1 से गुणा 3 और 5 का 1 से गुणा 5, 5 और 3 8 और 4 12। अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना है, 12। तो इसमें दूसरा कथन था आपके 60 के, या नहीं, 60 के अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना है, 12 है, सही है, सी इसका सही है। अब तीसरा, तीसरा है गुणनखंडों की संख्या। अब गुणनखंडों की संख्या का सूत्र है x+1 y+1 और z+1। ये गुणनखंडों की संख्या का सूत्र है, जिसमें x का मान है 2, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, y का मान है 1, 1 में एक जोड़ेंगे तो 2 और z का मान है 1, 1 में एक जोड़ेंगे तो 2। 3 गुणा 2 6 गुणा 2 12। तो ये गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 12। अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना है, 12। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4। 3 प्रश्न हो गए। इसका मतलब चौथा जो कथन है वो गलत है, जो गुणनखंडों का योग है वो वहां पर सही नहीं दे रखा। अब गुणनखंडों के योग का सूत्र था a की पावर 0 न से, तो आप 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे और 2 की पावर 2 तक लिखेंगे, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। फिर ऐसे 3 की पावर 0 से शुरू करके 3 की पावर 1 तक लिखेंगे और 5 की पावर 0 से शुरू करके 5 की पावर 1 तक लिखेंगे। अब इसको जोड़ के फिर गुणा कर लेना। ये 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5। 4 2 8 ने 1 9, 3 ने 1 4 और 5 ने 1 6। 5 ने 1 6, 3 ने 1 4, 4 ने 2 6 ने 1 7, सॉरी 9 नहीं 7, 4 और 2 6 ने 1 7। अब इनका गुणा कर लीजिए, 6 चौके 24 गुणा 7, 7 चौके 28, ऐसे लगेगा 2, 7 का 2 से गुणा 14 और 2 18, सॉरी 16, 168। यहाँ गुणनखंडों का जो योग है वो 168 है, यहाँ लिखा है 160। इसका मतलब ये इसका गलत है, तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा डी। 60 के कुल गुणनखंडों का योग कितना है, 160 गलत है। इसका आंसर 168 आ रहा है। तो ये चार प्रश्न है, एक ही प्रश्न में चार डलेंगे लेकिन प्रश्न चार है, तो चारों के मैंने आपको सूत्र लिखा दिए। एक बार वापस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सूत्र x+y+z। अभाज्य गुणनखंडों का योग ax+by+cz। गुणनखंडों की संख्या x+1 y+1 z+1। और गुणनखंडों का योग a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2 और a की पावर x तक। ऐसे ही b की पावर में भी 0 से शुरू करके x तक, c की पावर में भी 0 से शुरू करके x तक, आगे और c
एक और डी भी लिख दे, जैसे डी की पावर डब्ल्यू लिखा है, तो सब में ये सेम सिस्टम है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड था तो वहाँ साथ में डब्ल्यू जुड़ जाएगा, यहाँ डब्ल्यू जोड़ दो, यहाँ डी डब्ल्यू जुड़ जाएगा, या डब्ल्यू प्लस वन जुड़ जाएगा। तो ये सेम है कि मतलब ये तरीका है, इसके अलावा भी और होंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फाइनली बात यह है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में आपको केवल पावर जोड़नी है, और अभाज्य गुणनखंडों के योग में आपको संख्या और पावर गुणा करके फिर जोड़ने हैं। गुणनखंडों की संख्या में यह है कि पावर में एक जोड़ के गुणा करना है, और गुणनखंडों के योग में है कि जहां तक है वहां तक पावर जोड़नी है, जीरो से शुरू करके जितनी पावर है वहां तक जोड़ दो, और फिर वो सारी संख्या आपस में गुणा कर लो। दूसरा प्रश्न, 96 के उन सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा जो कि पूर्ण वर्ग है। 96 के उन सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा जो कि पूर्ण वर्ग है। तो इसमें आपको यह करना है कि 96 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड कौन कौन से हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग है और उनका भाग 96 में जाता है, तो आपको यह तो ज्ञात करना पड़ेगा। अब 96 के गुणनखंड लिखें तो इसमें एक गुणनखंड तो आएगा, एक एक का भाग जाता है 96 में, दो का भाग जाता है 96 में, चार का भाग जाता है, 24 चौके 96 होता है, चार के बाद में छह का भाग जाएगा, छह के बाद में आठ का भाग जाएगा, आठ के बाद में 10 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा, 12 8 96, 12 के बाद में 16 6 96, 16 के बाद में 24 का, 24 48 और 96, ये 96 के गुणनखंड होंगे। मतलब 96 में किन का भाग जाता है, 96 × 1, 48 × 2, 24 × 4, 16 × 6, 12 × 8, 12 8 96, 16 6 96, 24 चौके 96, 48 2 96 और 96 × 1, ये गुणनखंड हो गए 96 के। अब इनमें आपको एक उन गुणनखंडों का योग ज्ञात करना जो कि पूर्ण वर्ग है। तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी है, एक, फिर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 4, और फिर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 16। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 4 20 और 1 21। पूर्ण वर्ग जो गुणनखंड है उनका यदि योग ज्ञात करना हो तो फिर इसका सूत्र नहीं है, आप इस तरीके से लिख के करेंगे और इसका आंसर आएगा 21। 96 के ये पूर्ण वर्ग गुणनखंड और उनका योग 21 हो रहा है। एक संख्या दे रखी है कि अभाज्य गुणनखंड व कुल गुणनखंड क्रमशः कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने और कुल गुणनखंड कितने। अब आप सबसे पहले इसको क्रॉनिकल रूप में लिखेंगे, ये क्रॉनिकल रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभाज्य संख्याएं नहीं लिखी है, 6 की पावर 5 लिखा है, 6 की पावर 5, 10 की पावर 7 और 18 की पावर 4। पहले इन संख्याओं को आप अभाज्य संख्याओं के रूप में बदलेंगे। 6 को आप लिखेंगे 2 × 3, तो ये 2 की पावर 5 होगी और 3 की पावर 5 होगी। 10 को लिखेंगे आप 2 × 5, तो ये 2 की पावर 7 और 5 की पावर 7। 18 को लिखेंगे आप 2 × 3 × 3, 18, और ये 4 पावर सभी की होगी। अब इसमें 2 की टोटल पावर कितनी है उनको जोड़ के लिखना है, 2 की पावर 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 2 की टोटल पावर हो रही है 16। उसके बाद 3 की पावर ये 5 और 3 की पावर 4 और 4 ये 8, 8 और 4 12 और 1 13, तो 3 की पावर हो रही है 13। उसके साथ में फिर 5 की पावर है, ये इसका क्रोनोनिकल रूप है, ये जरूरी है। अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है, ए बी सी अभाज्य संख्याएं होने अनिवार्य है। अब यहाँ से आप गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का सूत्र है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और कुल गुणनखंडों का सूत्र है x+1, y+1 और z+1। ये कुल गुणनखंडों की संख्या का, ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का। तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो पावर जोड़नी है 16 + 13 + 7, 13 और 7 हो जाएंगे 20, 20 और 16 हो गए 36। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 36 है। तो अब इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें 36 आ रहा हो, इसमें भी 36 आ रहा है, इसमें भी 36 आ रहा, बाकी दोनों ऑप्शन तो कट गए।
अब आपको अभाज्य गुणनखंडों के बाद गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो गुणनखंडों की संख्या में ये पावर में एक जोड़ के लिखना है। 16 में एक जोड़ेंगे 17, 13 में एक जोड़ेंगे 14, 7 में एक जोड़ेंगे 8। अब इनको गुणा करेंगे तो 1900 आएगा नहीं, नहीं आना, सीधा गुणा करने की आवश्यकता नहीं, गुणा करेंगे तो 1900 नहीं आएगा, जीरो कैसे आएंगे, इन संख्याओं से जीरो नहीं आएगा, मतलब 1904 ही आएगा। तो इसका आंसर है 36 और 1904, ये गुणा कर लीजिए, ये 1904 आएगा। अब अंक इकाई अंक गुणा करके भी कर सकते हैं, 8 चौके 32, 2 आएगा, 2 का 7 से गुणा करेंगे 14, 4 आएगा, ये 4 आ रहा है, बस 4 ऑप्शन हमारा एक ही है। तो ऐसे कर सकते हैं, पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती, जब सबने आपके विकल्प दे रखे हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 36 और 1904। ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये गुणनखंडों की संख्या। चौथा प्रश्न है, ऐसे कितने गुणनखंड है जिनके अंत में शून्य आता हो। अब देखो इस तरीके से पूछा जाता है, गुणनखंडों की संख्या पूछी और जिनके अंत में शून्य आता हो। शून्य आता हो मतलब इकाई अंक 0, ये पूछ रहा है, अंत में शून्य। ऐसे कितने गुणनखंड जिनका इकाई अंक 0 है। इकाई अंक 0 ये ज्ञात करने के लिए एक इसका तरीका है कि ये 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है। इकाई अंक शून्य होने का मतलब जो गुणनखंड होंगे वो 10 के गुणज होंगे, 10 के गुणज होंगे तभी उनका इकाई अंक 0 होगा। कोई संख्या जिसका इकाई अंक 0 होने का मतलब 10 का गुणज है। इकाई अंक 0 किस में है, 10 में है, फिर 20 में है, फिर 30 में है, 40 में है, ये 10 के गुणज है। 10 के गुणज में ही इकाई अंक शून्य होता है। तो आप क्या करेंगे कि इसमें 10 का भाग दे दो, जिसके गुणज है उसका भाग दे दो। पहले तो 10 के गुणज पूछे कि ऐसे कितने गुणनखंड है, आपको पूछ ले 25 के गुणज कितने होंगे, तो आप 25 का भाग दे देंगे। ऐसे कितने गुणनखंड है जो 4 के गुणज है, तो 4 का भाग दे देंगे। ऐसे पूछ ले कि ऐसे कितने गुणनखंड है जो 6 के गुणज है, मतलब 6 का भाग देंगे। जिनके गुणज पूछे उसका पहले भाग दे दो संख्या के अंदर। यदि 10 का भाग देंगे, 10 का मतलब 2 गुणा 5 है, इसमें से एक 2 कम हो गया, इसमें से एक 5 कम हो गया, तो ये 2 की पावर बचेगी 4, 5 थी एक कम होगी, 3 की पावर है 4 और 5 की पावर 3 थी, एक कम हो गया, तो 5 की पावर कितनी बचेगी, 2 बचेगी। 10 का भाग देना, 10 के गुणज पूछे इसलिए 10 का भाग दो। अब गुणनखंडों की संख्या का सूत्र लगा दो, जितने गुणनखंड आएंगे वो आंसर आ जाए। गुणनखंडों की संख्या का ही सूत्र लगाना, बस 10 का भाग देखिए। और गुणनखंडों की संख्या का सूत्र है x+1 y+1 z+1। पावर में एक जोड़ के गुणा करना, x+1 y+1 और z+1। और पावर है यहाँ 4, एक जोड़ेंगे तो 5, या 4 एक जोड़ेंगे तो 5, या 2 एक जोड़ेंगे तो 3। ये इसका आंसर है। 5 गुणा 5 25 और 25 गुणा 3 कितना हो गया, 75। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 75 इसका राइट आंसर है। किसी प्रकार का गुणज से पूछ ले कि ऐसे कितने गुणनखंड है जो 2 के गुणज है, 5 के गुणज है, 10 के गुणज है, 15 के गुणज है, जिनके गुणज पूछा हो, या ऐसे पूछा इकाई अंक शून्य का मतलब 10 के गुणज है, तो जिनके गुणज पूछे हो उसका पहले भाग देना है और फिर गुणनखंडों की संख्या का सूत्र लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। 5 व 6 का सार्वक गुणज नहीं है। सार्वक गुणज, ये गुणनखंड नहीं है, गुणज। 5 के गुणज का मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये 5 का पहाड़ा। और 6 के गुणज 6, 12, 18, 24, 30, 36। अब आपको पूछा कि सार्वगुणज नहीं है। अब देखो इनमें सबसे छोटा सार्वगुणज क्या आ रहा है, सार्व मतलब कॉमन, ओबेनिस्ट। सार्वगुणज, ओबेनिस्ट गुणज या कॉमन गुणज कौन सी संख्या है, 30, मतलब 30 इनका सार्वगुणज। अब जिसमें 30 के गुणज, जिसमें 30 का भाग जाता है वो तो गुणज होगा, और जिसमें 30 का भाग नहीं जाता वो गुणज नहीं होगा। 30 का भाग जा रहा है गुणज होगा, 300 में 30 का भाग जा रहा है गुणज होगा, 1600 में 30 का भाग नहीं जा रहा, ये गुणज नहीं होगा। ये 5 और 6 का सार्वगुणज नहीं होगा। 2100 होगा, क्योंकि 2100 में 30 का भाग पूरा पूरा जाता है। जिन संख्याओं में 30 का भाग जा रहा है वो 5 और 6 की सार्वगुणज होगी, और जिनमें 30 का भाग नहीं जा रहा है वो 5 और 6 की सार्वगुणज नहीं होगी। तो 1600 नहीं है, इसका राइट आंसर सी 1600, यह है सार्वगुणज। और सबसे छोटा सार्वगुणज जो होता है वो होता है एलसीएम। उन संख्याओं का एलसीएम, सबसे छोटा सार्वगुणज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे छोटा सार्वगुणज, कॉमन मल्टीपल,
सबसे छोटा कॉमन जो मल्टीपल आएगा उसको एलसीएम बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एलसीएम। लोएस्ट मतलब न्यूनतम या सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। या इसका हिंदी एक और अर्थ है अपवृत्य। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य, अपवर्त्य, अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज, इंग्लिश में इसको मल्टीपल। अगला 120 व 144 का सार्वक गुणनखंड नहीं है। सार्वक गुणनखंड मतलब वही कॉमन गुणनखंड, 120 के गुणनखंड और 144 के गुणनखंड, ये है सार्वक गुणनखंड, मतलब दोनों का कॉमन गुणनखंड। ऐसी कौन सी संख्या है जिनका भाग इन दोनों में नहीं जाता? आप ऐसे कर सकते हैं, गुणनखंड लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप देखेंगे 16, 16 नहीं होगा क्योंकि 16 का भाग 120 में नहीं जाता है, तो 16 120 का गुणनखंड है ही नहीं। जब गुणनखंड ही नहीं है तो वो सारा गुणनखंड में नहीं आएगा। 16 120 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये इनका सारा गुणनखंड नहीं होगा। सारा गुणनखंड मतलब कॉमन, 120 के गुणनखंड लिखो, 144 के गुणनखंड लिखो, उनमें कौन सी संख्या कॉमन जो नहीं आ रही है? 16 नहीं आएगा क्योंकि 16 का भाग 120 में नहीं जा रहा है, 16 120 का गुणनखंड नहीं है। सार्व गुणनखंड मतलब कॉमन गुणनखंड। तो ऐसे प्रश्न हर दिख देती बड़ी संख्या के 144 के सारे गुणनखंड कब लिख के रहेंगे? डायरेक्टली देखो आप इनमें से कि 8 का भाग 120 144 में जाता है, 16 का भाग 120 में नहीं जाता है, बस बात खत्म। 16 का भाग ही नहीं जा रहा है 120 में, तो 16 इनका गुणनखंड है ही नहीं, तो सारा गुणनखंड भी नहीं होगा। संख्या में कुल कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन और तीनों कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको पहले सिखाऊं कि यदि पूर्ण वर्ग का पूछ ले या पूर्ण घन का पूछ ले या ऐसे पूछ ले पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों। अब इसका तरीका है पहला, तीनों लिखते हैं अपन। यदि प्रश्न ऐसे होता है कि कितने ऐसे गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है, कितने ऐसे गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। दूसरा इसमें प्रश्न ऐसे बन सकता था कि कितने ऐसे गुणनखंड है जो पूर्ण घन है। और तीसरा ये जो प्रश्न है वो कि पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों, पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन दोनों है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पूर्ण वर्ग कितने हैं, पूर्ण घन कितने हैं, ऐसे कितने जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों ही, इतनी बड़ी संख्या है। इसमें पता करने के लिए देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। पूर्ण वर्ग में आपको यह करना है कि पावर में 2 का भाग देना है, पावर में 2 का भाग देना। पूर्ण घन में आपको पावर में 3 का भाग देना है। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों में ही आपको पावर में 6 का भाग देना है। एक साथ क्लियर करके चलिए। पूर्ण वर्ग मतलब जो पावर है 7 है, इसमें 2 का भाग देंगे, भाग कितनी बार जा रहा वो लिखना बस। ये देखो 2 की पावर 7 है, 2 और आप 7 में भाग देंगे, 2 का भाग कितनी बार पूरा जा रहा है? 3 बार पूरा जा रहा है, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 3। फिर 3 की पावर 11, 11 में 2 का भाग देंगे, भाग पूरा कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। एक शेष को नहीं देखना कितना बच रहा है उससे। 5 की पावर 20 है, 20 में यदि 2 का भाग दें तो भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। अब आप इसमें गुणनखंडों की संख्या का सूत्र लगा दें। गुणनखंडों की संख्या का सूत्र, गुणनखंडों की संख्या का सूत्र होता है x+1 y+1 z+1, मतलब 3 में 1 जोड़ना है 4, 5 में 1 जोड़ना है 6, 10 में 1 जोड़ना है 11। यह आएगा ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है उसका तरीका। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए पावर में 2 का भाग देंगे, ये 2 का भाग दिया, भाग कितनी बार जा रहा वही लिखना है, शेषफल आपको नहीं लिखना है। उसके बाद गुणनखंडों की संख्या का सूत्र, पावर में 1 जोड़ेंगे 3 में 1 4, 5 में 1 6, 10 में 1 11 और इनका गुणा कर लीजिए, ये आएगा पूर्ण वर्ग। अब यदि आपको पूछा होता पूर्ण घन गुणनखंड कितने, इसका तरीका देखो। पूर्ण घन में आपको पावर में किसका भाग देना? 3 का, 3 का भाग 2, भाग कितनी बार जा रहा वही लिखना है। 2 की पावर 7 है, 7 में 3 का भाग जाएगा 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे। फिर 3 की पावर 11 है, 11 में यदि 3 का भाग दे, 3 का भाग दें तो 3 बार जाएगा, 3 3 9, 2 शेष बचेंगे। फिर 5 की पावर 20 है और 20 में 3 का भाग देंगे 6 3 18, 6 बार जाएगा, तो ये भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। ये पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। अब गुणनखंडों की संख्या का सूत्र लगेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 6 में 1 जोड़ेंगे 7। ये गुणनखंड जो पूर्ण घन है, ये गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है। अब अपना प्रश्न
कि जो गुणनखंड पूर्ण वर्ग भी और पूर्ण घन है उसमें भाग देंगे पावर में 6 का। अब इस प्रश्न का आंसर लिखते हैं। पावर में 6 का भाग देंगे, 2 की पावर 7 है, 6 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। 3 की पावर 11 है, 6 का भाग देंगे तो एक एक बार ही जाएगा, 6 दो 12, 12 है नहीं। और ये 20 में जब भाग देंगे तो 6 का भाग जाएगा, 6 3 18, 3 बार 6 का भाग देना। 20 में 3 बार, 11 में 1 बार, 7 में 1 बार। 6 का भाग कितनी बार जा रहा है वो लिखना। 6 का भाग 1 बार गया, 1 बार गया, 3 बार गया। अब गुणनखंडों की संख्या का सूत्र, एक जोड़ेंगे, एक में एक जोड़ेंगे 2, एक में एक जोड़ेंगे 2, और 3 में एक जोड़ेंगे 4। 4 गुणा 2 8, गुणा 2 16। तो इसका आंसर आएगा 16। ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं कितने होंगे? 16 होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने इसमें तीनों क्लियर कर दिए। पूर्ण वर्ग पूछे, पूर्ण घन पूछे, या पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों पूछे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं प्रश्नों में आपको ये टॉपिक पूरा बढ़ा दूंगा, शेष कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं। जिससे रिलेटेड जितने बनते सारे लिखाऊंगा। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज अभी आपको लिखा है। सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब एलसीएम। सबसे छोटा सार्व, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सार्वगुणज जो होता है वो एलसीएम होता है। 36 और 60 का एलसीएम लेना। 36 का और 60 का एलसीएम आएगा 180। न्यूनतम संख्या जिसमें 36 का भाग जाता हो, 60 का भाग जाता हो, 180। 180 में 60 का भाग जाता है 3 बार, 180 में 36 का भाग जाता है 5 बार। ये भाग जाता है 180। फिर भाग देना है 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ। मतलब ज्ञात करना है महत्तम समापवर्तक, ये एचसीएफ। 18 और 45 का एचसीएफ मतलब 18 और 45 में सबसे बड़ी कौन सी संख्या का भाग जाता हो। सबसे बड़ी कौन सी संख्या जिसका भाग 18 में जाता हो, 45 में जाता हो, तो होगी 9। 9 का भाग 18 में जाता है, 45 में जाता है, मैक्सिमम यही संख्या है जो दोनों से डिवाइड हो रही है। तो इसका आंसर आएगा 180 भाग 9। 180 में 9 का भाग जाएगा 20 बार। इसका आंसर आएगा 20। अगला प्रश्न, 5 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर मतलब एलसीएम और एचसीएफ। सबसे छोटा सार्वगुणज एलसीएम और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड मतलब एचसीएफ। इन दोनों तीनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके अंतर लिखना है। पहले अपना एलसीएम ज्ञात कर लें। 5 10 और 35। 5 10 और 35 का एलसीएम आएगा 70। 70 में भाग जाता है 35 का, 10 का और 5 का। और इनका एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या जिससे ये तीनों डिवाइड हो सकती है 5। 5 का भाग जा रहा है 5 में, 10 में और 35 में। तो सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ 5 और सबसे छोटी एलसीएम जो आ रही है वो 70। 70 में से 5 घटा लीजिए, इसका आंसर आएगा 65। ऑप्शन नंबर डी। ये आसान प्रश्न है। अगला, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल। सभी गुणनखंडों के योगफल का सूत्र लिखा हुआ है। आप 100 का क्रोनोनिकल रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। 2500 के 100, ये 25 है, ये 400 हो रहा है। तो ये इसका क्रॉनिकल रूप है। इसमें 2 की पावर 0 से शुरू करके आपको 2 की पावर 2 तक जोड़ करनी है। ऐसा पहले अपन प्रश्न 1 कर चुके हैं। 5 की पावर 0 से शुरू करके 5 की पावर 2 तक जोड़ करनी है। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 2 25। 25 और 5 30 और 1 31, 4 2 6 ने 1 7, 7 का 31 से गुणा, 7 एकम 7, 7 21, 217। तो 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल 217। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है इसका, 217। ये 100 का क्रॉनोनिकल रूप। अब क्रॉनोनिकल रूप में यदि गुणनखंडों का योगफल पूछे तो इसका फॉर्मूला ये है कि जितनी पावर है 2 की पावर 2 तक है तो 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 2 तक जोड़ करो। फिर 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0 से लेके 5 की पावर 2 तक जोड़ करो, फिर उन दोनों योगफल का मल्टीप्लाई कर लो। ये इसका आंसर आएगा 217। मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। 2 अंकों की सम संख्या सारी है
मैं 3 4 और 6 का सार्वगुणज हूँ, 3 4 और 6 का सार्वगुणज, मतलब मैं ऐसी संख्या जिसमें 3 का 4 का और 6 तीनों का ही भाग जाता हो, 3 का भाग जाता हो, 4 का भाग जाता हो और 6 का भाग जाता हो, और मेरे कुल 9 गुणनखंड है। और अब इसमें से किस संख्या के 9 गुणनखंड है वो आपको पता करना है। इनमें से कौन सी संख्या जिसके 9 गुणनखंड है, इसका एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करके कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, यदि गुणनखंडों की संख्या, मैंने क्लास में बढ़ाया भी है, गुणनखंडों की संख्या सम कब होगी और विषम कब होगी, ये चीज पहले पढ़ के आए। प्रश्न वैसे ही हो जाता है, इसकी आवश्यकता नहीं, फिर भी ये कॉन्सेप्ट एक बार वापस देख लीजिए। गुणनखंडों की संख्या सम, जैसे एक संख्या 4 है, तो 4 के गुणनखंड 1 2 4 तीन ही है। 4 के गुणनखंड कितने हैं? 1 2 4, कितने गुणनखंड है? 3। 3 गुणनखंड मतलब गुणनखंडों की संख्या विषम होगी, 3 हुए। अब यही यदि संख्या 6 होती तो इसके गुणनखंड 1 2 3 और 6 4 होते। 6 के गुणनखंड कितने हैं? 4 है जो कि सम है, और 4 के कितने हैं? 3 है जो कि विषम है। विषम गुणनखंड पूर्ण वर्ग संख्या के होते हैं, ये हमेशा याद रखना है। विषम गुणनखंड जो किसके होते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके गुणनखंड विषम होंगे। कि 4 के जब गुणनखंड होता है ना, जैसे 1 गुणा 4, 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 में से एक ही लेते हैं कि दो सैम संख्याएं गुणा होती, सैम संख्याएं गुणा होने का मतलब ही पूर्ण वर्ग है। तो यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। और यहाँ पर 9 गुणनखंड है मतलब विषम है, विषम किसके होंगे? पूर्ण वर्ग संख्या के। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 36 होगा। यह कंडीशन देखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी कर सकते हैं। 3 4 6 का सारो गुणज, फिर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, और 36 के कितने गुणनखंड आएंगे? 9 गुणनखंड आएंगे। तो गुणनखंडों की संख्या के सूत्र से कर सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न सीधा भी कर सकते हैं कि गुणनखंड 9 है, इसका मतलब संख्या विषम गुणनखंड आ रहे हैं, और संख्या जो होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। और पूर्ण वर्ग इनमें से एक ही है, कौन सी है? 36 है। तो 36 के 9 गुणनखंड होंगे, बाकी के 9 गुणनखंड नहीं होंगे किसी के भी। बाकी में गुणनखंडों की संख्या सम आएगी, और इसी में ही विषम आएगी। 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, ये गुणज होंगे। ये नॉर्मल सा प्रश्न, 3 के कौन से 3 गुणज है लगातार जिनका योग 99 है? तो यहाँ से देख लीजिए, 3 क्रमागत जिनका योग 99 हो रहा हो, 6 3 9 और 3 3 9, 99 ही हो रहा, ऑप्शन नंबर सी। 3 की 3 क्रमागत मतलब लगातार होनी चाहिए, 3 का गुणज 30 30 33 और 36, 30 33 36 जोड़ेंगे तो योग कितना आ जाएगा? 99 होगा। ये नॉर्मल सा प्रश्न है। 36 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, उसमें भाग देना 90 का, फिर बराबर आंसर क्या आएगा? 36 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब इनका एलसीएम पूछा गया। 36 का, 54 का और 60 का एलसीएम क्या आएगा? अब देखो, 36 54 60, एलसीएम ज्ञात करने का एक तरीका यह है कि साथ एक साथ अभाज्य गुणनखंड करो। एक आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इनके गुणनखंड करो। 36 9 चौके 36, ये 2 4 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा। ये 36 का अभाज्य गुणनखंड क्रॉनोनिकल रूप। 54 27 2, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3, 60 2 3 और 5, 4 3 12 5 60। ये 60 का अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड, 36 का। एलसीएम का तरीका एक ये भी रहता है, एलसीएम में सभी संख्याओं की हाईएस्ट पावर लिखनी है, सभी संख्याओं की हाईएस्ट, सभी मतलब 2 3 5 ये लिखे, सब में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 3 में हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। और 5 में हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। 3 में 3 है, 5 में 1 है, 2 में 2। हाईएस्ट पावर लेके गुणा कर लो, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 27, और ये 5, 5 हो के 20 गुणा 27, तो इनका एलसीएम आएगा 20 गुणा 27, और इसमें आपको भाग देना किसका? 90 का। एलसीएम 20 गुणा 27 है, और 90 का भाग देंगे तो 0 कट जाएगा, 9 27 से कट जाएगा 3 बार, 3 का 2 से गुणा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब एलसीएम पूछा, एलसीएम में 90 का भाग दे दो, एलसीएम आया 90 का भाग दिया, ये एलसीएम का तरीका है। एलसीएम में अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हाईएस्ट पावर लिखेंगे, सभी संख्याओं की हाईएस्ट पावर जो है वो मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा। एक साथ अभाज्य गुणनखंड करके भी कर सकते हैं।
यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 999 प्लस 9 गुणा डैश 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 तो रिक्त स्थान में संख्या होगी। यह एक इंटरेस्टिंग प्रश्न। देखो, 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंड, 36 के गुणनखंड, 48 के गुणनखंड और इनके कॉमन गुणनखंड। सबसे पहले 36 और 48 के गुणनखंड देखते हैं अपन। 36 के गुणनखंड 1 2 3 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 9 चौके 36, 12 तिया 36 और 18, 18 का भाग 18 दो 36 और 36। ये गुणनखंड होंगे 36 के। 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणनखंड हो गए। इससे पहले आया था कि 36 के कितने गुणनखंड होते हैं, 9 होते हैं। अब 48, 48 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 16 तिया 48, 3 का जाएगा, 12 चौके 48, 4 का जाएगा, 4 के बाद 6 8 48, 6 8, 12 चौके 48, 16 तिया 48, 24 दो 48 और 48। ये 48 के गुणनखंड होंगे। सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल। सार्वधनात्मक गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड कौन कौन सा है? 1 है, और उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 8 9 कॉमन नहीं है, फिर 12 है, फिर 16 18 कॉमन नहीं है, 24 36 48 कोई कॉमन नहीं है। इतना ही है। ये सार्वधनात्मक गुणनखंड जो दोनों में कॉमन है। बराबर है 999 प्लस 9 गुणा कोई संख्या है तो उसको आप x लिख लो, तो इसको लिख लो 9x। अब इसको कैलकुलेट करना है। इन संख्याओं का गुणा कर लीजिए, फिर 999 घटा लो, फिर प्लस 9x से आंसर आ जाएगा। ये गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 6 36, गुणा 4 गुणा 12 बराबर ये है 36 का 4 से गुणा कर लेते हैं। 6 चौके 24, 4 त्रिक 12 और 2 14, 36 चौके 144 गुणा 12, 144 का 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 4 52, यहाँ से लगेगा 5, 12 एकम 12, 12 5 17, यह आएगा 1728 बराबर 999 प्लस 9x। इसका एक सरल तरीका भी था कि यदि 9 कॉमन लेके भाग देते सब में ही, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती, लिखा नहीं अपन ने पहले। 1728 बराबर 999 प्लस 9x। यह है 999, इधर घटा लो 1728 में से। इसमें से 999 माइनस कर लीजिए, 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा शेष। 1 11 में से 9 जाएगा, शेष बचेगा 2, 7 में से 1 चला गया 6, और 16 में से 9 बचेगा 7। 729 बराबर 9x, और x बराबर 729 में 9 का भाग देना। 729 9 का भाग 81 बार जाएगा, तो x का मान कितना आएगा? 81 आएगा। इस x का मान कितना आएगा? 81। ये कैलकुलेशन ही है, एक बार वापस देख लो। सारे गुणनखंड लिखे, उनका गुणनफल लिखा, बराबर 999 प्लस 9 के साथ में गुणा में संख्या x। ये गुणा हो रहा 1728, 999 घटाएंगे तो 729, 729 में भाग देंगे किसका? 9 का। 729 में 9 का भाग जाएगा 81 बार, तो इसका आंसर आएगा 81, ऑप्शन नंबर ए। 81 आंसर सही है। इसमें आप 9 का भाग दे सकते थे कि इस 9 को काट दें, ये 9 कट जाता 111 बार, इधर 9 काट लेंगे, 3 कट जाता और ये 2 कट जाता, तो कर सकते थे कि आप इस तरीके से फिर संख्या सरल आती, फिर 111 घटा के फिर x का मान आ जाता। तो यहाँ गुणा भी आसान होते हैं। 12 गुणा 2 24, 24 गुणा 8, 24 का 8 से गुणा करके 111 घटा लेते तो सीधा 81 आ जाता। अगला प्रश्न। 3600 के गुणनखंडों की संख्या। 3600 गुणनखंडों की संख्या मतलब 3600 का क्रोनोनिकल रूप लिखना। 3600 में यह है 4 गुणा 9, ये है 100, 100 को लिखेंगे 4 गुणा 25, तो क्रोनोनिकल रूप 4 4 ये 16 हो रहे हैं, मतलब 2 की पावर
4, 9 मतलब 3 की पावर 2 और 25 मतलब 5 की पावर 2। ये इसका क्रोनोनिकल रूप है 3600 का। ऐसे कर सकते हैं, भाज्य गुणनखंड करके इनकब लिख के रहेंगे। 36, 100, 36, 9 चौके 36, ये 2500 के 100, 4 अन 4, 4 चौके 16 मतलब 2 की पावर 4 आएगी, 3 की पावर 2 आएगा और 5 की पावर 2 आएगा। और गुणनखंडों की संख्या में ये की पावर में एक जोड़ेंगे, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 5 गुणा 3 15 गुणा 3 45। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 45। 3600 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 45 है। 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड है? वही 360 का क्रोन। अब सम और विषम कैसे ज्ञात करते हैं देख लो एक बार, इसको भी समझ लेते हैं। 360 का क्रोनोनिकल रूप लिखेंगे। 360, 9 चौके 36, 4, 9 और 10, 10 में 2 गुणा 5 मतलब 2 की पावर आएगी 3, एक ये 2 ये, 3 की पावर आएगी 2 और 5 की पावर आएगी 1। ये 360 का क्रॉनिकल रूप। अब इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप सम जो है उसको काट दो, लिखना ही नहीं है। विषम गुणनखंडों की संख्या में जो सम संख्या की पावर आ रही है उस पूरी को ही छोड़ देना और शेष में गुणनखंडों की संख्या का सूत्र लगाना है। पावर में एक जोड़ के, 2 में एक जोड़ेंगे 3 और 1 में एक जोड़ेंगे 2, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 6। तो 360 के विषम गुणनखंड कितने हैं? 6 है। 360 के सम गुणनखंड कितने हैं? यदि प्रश्न ऐसे आ जाए तो ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं। सम गुणनखंड जो होते हैं वो 2 के गुणज होते हैं और गुणज वाले गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको पहले लिखा है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है। यदि सम गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो 2 के गुणज होंगे, 2 का भाग देंगे। 2 की गुणज मतलब 2 का भाग दो और शेष में गुणनखंडों की संख्या का सूत्र लगा दो। तो शेष 2 की पावर 3 में से 1 कम हो जाएगा, 2 की पावर 2 बचेगी, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। 2 में एक जोड़ेंगे 3, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 5 में एक जोड़ेंगे, सॉरी 1 में एक जोड़ेंगे 2। 3 गुणा 3 9 गुणा 2 18। कितने गुणनखंड जो सम है? 360 के सम गुणनखंड 18, विषम गुणनखंड 6। विषम गुणनखंड में सम गुणनखंडों वाली जो पावर आएगी वो लिखनी नहीं है, शेष में सूत्र लगेगा। सम वाले में 2 के गुणज के हिसाब से करना है, 2 का भाग देके, और शेष में गुणनखंडों की संख्या का सूत्र लगेगा। ये सम और विषम गुणनखंडों की संख्या का। अब आज गुणनखंडों की संख्या पावर जोड़नी है। अब इसको क्रॉनोनिकल रूप में लिखना यही है। 30 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, 6 गुणा 5 30 हो रहा है। ये 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और ये 5 की पावर 5। 24 को लिखेंगे 8 गुणा 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 और ये गुणा में 3। इसकी पावर 5, इसकी पावर 5, इसकी पावर 5, इसकी पावर 5। और अब जो गुणनखंडों की संख्या मतलब पावर जोड़ लूं। क्रॉनिकल रूप में लिखने की आवश्यकता इसमें नहीं रहती। अभाज्य गुणनखंड वाले में रहती नहीं, वैसे करो तो सही है, सिस्टमेटिक सही रहता है। ये 5, ये 5 10 15, ये 20, 2 की पावर 20, 3 की पावर 5 और 5 10 और 5 की पावर 5। तो 20 10 30 और 5 35। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 35 होगी। 4200 के कुल कितने गुणनखंड है? वही 4200, 42 गुणा 100, 42 6 7 6 मतलब 2 गुणा 3 गुणा 7, ये 42। 100 में 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो 2 की टोटल पावर हो रही 3, 3 की पावर हो रही 1, 5 की पावर हो रही 2, 7 की पावर हो रही 1। ये 4200 का क्रॉनोनिकल रूप। अब आज गुणनखंड की आवश्यकता नहीं। 42 100, 42 को 6 7, 100 को 4 25, 2 की पावर 2 1, ये 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 1। गुणनखंड कितने पावर में एक जोड़ के गुणा करना है। 3 में एक जोड़ेंगे 4, 1 में एक जोड़ेंगे 2, 2 में एक जोड़ेंगे 3 और 1 में एक जोड़ेंगे 2। 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, 24 गुणा 2 48। कितने गुणनखंड है? 4200 के 48 गुणनखंड होंगे। संख्या 19600 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है? अब धुआंधार प्रश्न है। अब इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐड होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको क्रोनोनिकल रूप में लिखेंगे तो 196 गुणा 100, 196 को लिखेंगे तो 98 गुणा 2, 98 को लिखेंगे तो 49 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 100 को लिखेंगे 4 गुणा 25। तो 2 की पावर आएगी 2 3 और 4,
2 की पावर 4, 3 है नहीं इसमें, 5 की पावर 2 और 49 7 की पावर 2। ये इसका क्रॉनोनिकल रूप है। अभाज्य गुणनखंड में दिक्कत आती है, काफी सारा समय खराब हो जाता है। सीधा करो, 196 गुणा 100, 196 98 गुणा 2, 98 49 गुणा 2, 49 में 7 की पावर 2, ये 2 की पावर 2, 2 ये 4 और ये 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 4। अब वही सूत्र वो है, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो पावर 0 से लेके जोड़नी है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ये जोड़ना है। और ये जोड़ करके लिख लेते हैं, फिर गुणा वाली बाद में लिख लेंगे। 2 की पावर 16, 2 की पावर 4 ये होगा 16, ये होएगा 8, ये 4, ये 2 और ये 1। तो ये 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 16 30, 1 31। ऐसे भी जोड़ेंगे, 16 4 20, 8 2 10 30, 1 31। तो ये योग हो रहा है 31। अब 5 की पावर 2 तक का, तो 5 की पावर 0 करेंगे तब 1 आएगा, 5 की पावर 1 करेंगे तब 5 आएगा, और 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा। 25 और 5 30 और 1 31। ये भी कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। फिर 7 की पावर 2 तक करेंगे तो 1 7 और 49, 49 ने 1 50, 7 कितना आएगा, 57 आएगा। अब इनका गुणा करना है, 31 गुणा 31 गुणा 57। अब इनमें से इकाई अंक से देखो, सबका इकाई अंक 0 और इनके मल्टीप्लाई से 0 पॉसिबल नहीं है। इनके मल्टीप्लाई से इकाई अंक आएगा 7, इकाई अंक 7, इसका मतलब 54,777 अपना आंसर है। गुणा की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन देखें, इनका इकाई अंक 0, जो कि यहाँ से संभव ही नहीं, इनका इकाई अंक 7 आएगा, और 7 इकाई अंक इसमें ऑप्शन नंबर डी में ही है और किसी में नहीं है। संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत हाई लेवल का एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग किस तरीके से ज्ञात करते हैं, देखो। सबसे पहले आपको 360 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना होगा। गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग 360 के, 80 तो पहले एक बार सूत्र लिख लो। गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, इसका सूत्र है गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, सारे गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे और उसके अंदर भाग देंगे किसका, संख्या का। गुणनखंडों के योग में संख्या का भाग देंगे। अब देखो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि है कैसे। एक छोटी सी संख्या उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे 6। 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 3 और 6, ये होंगे। अब इनके व्युत्क्रम क्या होंगे, एक का व्युत्क्रम तो एक ही होता है, 2 का व्युत्क्रम 1/2, 3 का व्युत्क्रम 1/3 और 6 का व्युत्क्रम 1/6। अब ये जोड़ेंगे तो बटे में क्या आएगा, इनका लसब 6, मतलब बटे में क्या आई, संख्या आई, तो बटे में संख्या आएगी। अब 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 6 में 6 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। ये गुणनखंड तो 1 2 3 6, ये गुणनखंडों का योग, ये बटे में संख्या। तो व्युत्क्रमों का योग ऐसे होता है कि गुणनखंडों का योग बटे संख्या। अब आप 360 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कर लो और उसमें संख्या का भाग दे देंगे कि बटे में 360 आएगा, ऊपर गुणनखंडों का योग ज्ञात करते हैं। अब देखो गुणनखंडों का योग 360, इसको काट देता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। लिखना हो तो आप इसको रोक के लिख लेना वीडियो को। 360, 36 10, 36 9 चौके 4, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 और 5, तो ये 2 की पावर हो जाएगी 2 ने 1 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। पहले तो ये इसका क्रॉनोनिकल रूप 36 10, 36 को 9 4, 10 को 2 5, ये 4 में 2 बार है, ये 1 बार है, टोटल 2 आएगा 3 बार। अब इसमें जोड़ का सूत्र, जोड़ का सूत्र 2 की पावर 0 से लेके 3 तक जोड़नी है। 2 की पावर 0 1 होगा, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, 8 4 12 2 14 ने 1 15, तो यह आएगा 15, यहाँ लिख दो 15 गुणा। उसके बाद 3 की पावर 2 तक है,
3 की पावर 0 1 आएगा, 3 की पावर 1 3 आएगा, और 3 की पावर 2 9 आएगा। 9 1 10 और 3 13। फिर 5 की पावर 1 तक ही है, तो 1 और 5 आएगा 6। ये अब संख्या काट लो। 6 360 से कट जाएगा 60 बार, और 15 60 से कट जाएगा 4 बार। 13/4, 13 में 4 का भाग, 4 3 12 ने 1 से इस बचेगा 0.25, 3.25। तो ये इसका आंसर आएगा 13/4, 3.25। आसान सा ही प्रश्न है। व्युत्क्रमों का योग मतलब गुणनखंडों का योग बटे संख्या, या गुणनखंडों का योग संख्या का भाग दिया, आंसर 3.25। गुणा करके फिर भाग नहीं देना, सीधे गुणा में लिख लो, और बटे में 360 काटने है ही संख्या है। अगला, सभी विषम गुणनखंडों का योग। अभी विषम गुणनखंडों की संख्या का सूत्र पढ़ा था कि सम काट के शेष में गुणनखंडों की संख्या का सूत्र लगा दो। अब विषम गुणनखंडों का योग में भी वही है, सम वाले को काट दो और शेष में गुणनखंडों का योग का सूत्र लगा दो। इसके टुकड़े करने होंगे 648 गुणा 100। 648 के अभाज्य गुणनखंड 64 में 8 का भाग जाएगा 8 बार, और इसमें 8 का भाग जाएगा 1 बार। मतलब यह है 81 गुणा 8 गुणा 100। 81 3 की पावर 4, 8 है 3 सॉरी 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3, और ये 2 की पावर 2, और 5 की पावर 2। ये सबसे पहले आपने ऐसे लिखा इसका क्रोनोनिकल रूप। ये टुकड़े करने का तरीका 648 में 81 गुणा 8 है, 8 का भाग जा रहा है 81 बार, 64, 8 का भाग 64 में 8 बार, इसमें 1 बार। 81 गुणा 8, 81 3 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है। तो टोटल जो 2 की पावर है उसका तो लेना देना नहीं है, तो सम तो छोड़ देना है। विषम गुणनखंडों का योग पूछा, सम छोड़ दो। अब ये दोनों सूत्र लगाना, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। 3 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 0 1, 9 ने 1 10, 27 3 30, 30 10 ये हो जाएंगे 40, 40 21, 121, सॉरी 81, 40 और 81 कितने हो गए 121। ये 121 आएगा। 5 की पावर 2 तक जोड़ना है, तो 1 5 25, 25 5 हो गए 30 1 31, जिसका इकाई अंक 1 है वो आंसर आएगा। गुणनखंडों का योग 121 गुणा 31, या गुणा नहीं करने हैं, गुणनफल में इकाई अंक 1 केवल इसमें ही आया है, तो ये इसके गुणनखंडों का योग 121 गुणा 31, ये आंसर। क्रोनोनिकल रूप लिखना है और सम संख्या छोड़ देनी है। सम छोड़ के शेष में गुणनखंडों के योग का सूत्र लगा दो, और शेष में गुणनखंडों का योग का सूत्र लगाया। ये एक अजीब प्रश्न है। अब देखो, इस तरीके से लिखा है, और n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, गुणनखंडों की संख्या। देखो इन सब में एक संख्या कॉमन आएगी, 4 की पावर 11, ये कॉमन। शेष इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा 4 की पावर 1, 13 में बचेगा 4 की पावर 2, और 14 में बचेगा 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 1 4, और ये 1 गुणा में 4 की पावर 11। अब 64 और 16 हो गए 80, 80 4 84, 84 1 85, तो ये है 85 गुणा 4 की पावर 11। अब इसको क्रोनोनिकल रूप में लिखना होगा, अभी ये क्रोनोनिकल रूप में नहीं है। 85 के टुकड़े हुए हैं 17 गुणा 5, और 4 को लिख दो 2 की पावर 2, 2 11 से गुणा हो जाएगा ये 22, 4 की पावर 11 का 2 की पावर 22, तो ये इसका क्रोनोनिकल रूप है। 5 की पावर 1 होगी, 17 की पावर 1 होगी, 2 की पावर 22, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1। और धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे, तो 22 में 1 जोड़ेंगे 23, 1 में जोड़ेंगे 2, 1 में जोड़ेंगे 2, 23 गुणा 2 46 गुणा 2 92। तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है 92। इस तरीके से ये घातांक नियम में ऐसा एक बार पढ़ा भी था, ऐसा प्रश्न किससे विभाज्य होता है उस रूप में लाना है, उसके बाद गुणनखंड की संख्या का सूत्र लगाना है। कितने गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हैं जो एक से अधिक है, मतलब उसमें एक कम करना, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले इसको क्रोनोनिकल रूप में चेंज करेंगे,
तो ये 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 है, 10 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। ये 4 और 4 8 हो जाएंगे, 2 की पावर 8, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4। पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पावर में भाग दिया जाता है किसका? 2 का। 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 5 में 2 का भाग देंगे जाएगा 2 बार, और 4 में 2 का भाग देंगे जाएगा 2 बार। अब पावर में 1 जोड़ना, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 5 × 3 15 × 3 45 हो रहे हैं, लेकिन एक से अधिक है, मतलब एक पूर्ण वर्ग गुणनखंड कौन सा होता है? हमेशा एक होता है। तो उस एक को काट दो 45 में से, एक से अधिक वाले कितने हैं? तो 44। तो इसका आंसर 45 ना होकर 44। कितने गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है और जो एक से अधिक है? पूर्ण वर्ग गुणनखंड 45 है, एक से अधिक पूछे तो उसमें एक को काट दो, शेष बचे 44। एक जो एक होता है ना, वो हमेशा हर संख्या का गुणनखंड होता ही है। 9 की पावर 9, तब n कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है? पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य का मतलब है गुणनखंडों की संख्या। कितने गुणनखंड है? गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। 9 की पावर 9 है, इसका क्रोनोनिकल रूप लिखेंगे तो ये 3 की पावर 2 है, और ये 9, तो ये 3 की पावर 9 गुणा 2 कितना हो गया? 18 है। 3 की पावर 18 है, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या है, तो आप 18 में भाग देंगे। 3 का कितनी बार जाएगा? 6 बार। 3 की पावर 6, और गुणनखंडों की संख्या का सूत्र 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 में 1 जोड़ के लिखना है, पावर में 1 जोड़ के गुणा करेंगे, लेकिन एक ही है तो गुणा तो किसी से करना नहीं। 6 में 1 कितना हो गया? 7। तो इसके पूर्ण घन गुणनखंड कितने होंगे? 7 होंगे। 576 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। ये एक और अलग प्रश्न। गुणनखंडों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों के गुणनफल का सूत्र यह है कि संख्या जो है उसकी पावर नंबर ऑफ गुणनखंड, नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2। संख्या की पावर नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2, गुणनखंडों की संख्या और उसमें 2 का भाग देंगे। संख्या की पावर गुणनखंडों की संख्या बटे 2। यहाँ संख्या है 576, इसकी पावर लगेगी कि 576 के गुणनखंड कितने हैं। अब एक बार अपन 576 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 576, 576 24 का स्क्वायर है, 24 8 × 3 है, इसका स्क्वायर है 8 है। 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 1, इसका स्क्वायर मतलब 2 की पावर 3 × 2 हो जाएगा 6, 3 की पावर 2 × 1 हो जाएगा 2। ये इसका क्रोनोनिकल रूप है। 576 24 का स्क्वायर, 8 × 3 8, 2 की पावर 3, और 3 का 2 से गुणा 6, 3 का सॉरी 2 का 1 से गुणा 2। अब गुणनखंडों की संख्या का सूत्र, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 7 × 3 कितना हो गया? 21। तो 576 के 21 गुणनखंड है, तो इसकी पावर आएगी 21/2। बटे में 2 लिखना है। नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2, गुणनखंडों की संख्या आपको ज्ञात करनी आती है। 576 के ज्ञात कर ली, 24 का स्क्वायर है, 21 होंगे बटे 2 आएगा। 576 को 24 का स्क्वायर लिख लो, 24 का स्क्वायर और इसकी पावर 21/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 24 की पावर 21। तो ये टोटल 25 प्रश्न थे। इन 25 प्रश्नों से ये टॉपिक पूरा क्लियर होता है। एक प्रश्न बीच में छूट गया, जिसको अपन अभी ऐसे ही लिख के हल कर लेंगे। एक प्रश्न यदि सम गुणनखंडों का योग पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसा कोई प्रश्न इसमें आया नहीं। बाकी सारे प्रश्न इस टॉपिक में बनते वो आ चुके हैं। एक प्रश्न बाकी रह गया, अपन लिख लेते हैं। कोई संख्या दे दी और इसके सम गुणनखंडों का योग पूछ ले। मान लीजिए संख्या 100 है, 100 के सभी सम गुणनखंडों का योग, 100 के सभी सम गुणनखंडों का योग क्या होगा? सौ के सभी सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप 100 का क्रोनोनिकल रूप लिखेंगे। 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है, ये 100 का क्रोनोनिकल रूप है। अब इसमें सूत्र गुणनखंडों की संख्या का ही है। यदि गुणनखंडों की संख्या का सूत्र लिखें तो ऐसा आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2।
5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। यह सूत्र है गुणनखंडों की योगफल का। सभी गुणनखंडों का योगफल, टोटल गुणनफल है जो 100 के, उन सब का योगफल, तो ये सूत्र है। अब सम गुणनखंडों के योगफल का सूत्र, ये कुल का है और सम का क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस, बाकी कोई अंतर नहीं। सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना हो तो उसमें इस 2 की पावर 0 को नहीं लिखना, सभी में कोई भी संख्या है 2 की पावर 0 को नहीं लिखना है, बस ये एक अंतर है। कुल गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों के योग में एक ही अंतर है कि 2 की पावर 0 को नहीं लिखेंगे। तो ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 इसमें लिखेंगे, केवल दो वाले में नहीं लिखेंगे। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर दूसरी संख्या होगी तो लिखेंगे। ये जो 2 की पावर है इसमें 2 की पावर 0 को नहीं लिखना है। ये कुल गुणनखंडों का, ये सम गुणनखंडों का ये डिफरेंस है। 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 1 होता है 2, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 2 25। 25 और 5 30 और 1 31। 31 गुणा 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6। 31 का 6 से गुणाएंगे, 6 और 6 3 18, 186। 100 के सभी सम गुणनखंडों का योग यदि पूछे तो 186, ये इसका आंसर है। इस तरीके से करना है। सम गुणनखंड और कुल गुणनखंड में क्या अंतर है, कुल गुणनखंड में 2 की पावर 0 लिखते हैं, सम गुणनखंड में 2 की पावर 0 को नहीं लिखते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। तो आपका इस पेपर सॉल्यूशन के साथ में ये चैप्टर भी पूरा क्लियर हो जाता है। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड यदि किसी ने पहले नहीं पढ़े हैं या कोई नया विद्यार्थी पढ़ना चाहे तो इसको एक बार या 2 बार देख लीजिए ढंग से। हो सकता कहीं मेरी गति ऐसे हो कि फास्ट है, तो आप थोड़ी सी गति कम करके या 2 बार देख लीजिए, या आपका चैप्टर क्लोज पूरा हो जाएगा, एकदम क्लियर।